गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल है वो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है। उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो बच्चों करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार वाला अध्याय चल रहा है। कल हमने भ्रष्टाचार रोकने के उपाय और भ्रष्टाचार के परिणाम के बारे में अध्ययन किया था। आज पुनः हम भ्रष्टाचार के परिणाम, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय या भ्रष्टाचार रोकने के कैसे कौन से नए उपाय लाए जा सकते हैं और भ्रष्टाचार रोकने के लिए विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भ्रष्टाचार के बच्चों क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? यदि हम भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर निगाह डालें तो ये अत्यंत भयानक है, डरावने हैं। इस व्यवस्था से उपजने वाले कुछ परिणाम इस प्रकार है। भ्रष्टाचार से क्या क्या दुष्परिणाम या क्या क्या गलत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर यदि हम नज़र डालें तो भ्रष्टाचार है वो अत्यंत भयावह है, डरावना है। इस व्यवस्था से उपजने वाले जो कुछ परिणाम है वो इस प्रकार है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है तो ठेकेदार ज़्यादा पैसा खाता है और निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करता है, क्योंकि जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें राजनेताओं का कुछ पैसा है वो उनका कमीशन के रूप में उनको मिलता है। तो राजनेता अपना कमीशन के रूप में कुछ पैसा ठेकेदारों से प्राप्त करते हैं। तो ठेकेदारों से प्राप्त धन वो राजनेताओं की सीधी जेब में जाता है और ठेकेदार स्वयं अपना मुनाफा देखते हैं। इसके कारण जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होता है उसमें घटिया हल्की सामग्री का प्रयोग है वो होता है। सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया होता है और अनेक बार ये कार्य केवल कागजों पर ही होकर रह जाते हैं। अनेक बार ये कार्य क्या हो जाता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाते हैं, कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। इससे क्या होता है, योग्य निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर है वो नहीं मिल पाता। जो योग्य है, ईमानदार है, निष्ठावान है, जो कुशल है, ऐसे व्यक्तियों को अवसर है वो नहीं मिल पाता है। तो सार्वजनिक कार्यों का स्तर घटिया होता है तथा अनेक बार जो कागजी कार्रवाई है वो खानापूर्ति बनकर रह जाती है। कार्रवाई या कार्य सार्वजनिक कार्य है वो केवल कागजों तक सीमित रह जाता है, वास्तव में निर्माण कार्य नहीं होता, क्योंकि राजनेता, अफसरशाही, ठेकेदार या जिनको टेंडर मिला है वो सभी के सभी अपना कमीशन देखते हैं और ऐसे कार्यों में फिर कमीशनबाजी होने के कारण है वो काम या तो घटिया होगा या सिर्फ कागजों में होकर रह जाएगा। गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जो उनका प्राकृतिक अधिकार है, आजीविका है, जीवन है, भोजन है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, जो उसके प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्राकृतिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, ये अधिकारों से छीने जाते हैं। चौथा हमारा बिंदु क्या है बेटा, यदि भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम हो तो इससे क्या होता है, इससे समाज में आर्थिक विषमता आती है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और अधिक चौड़ी हो जाती है और अधिक विस्तृत हो जाती है और अधिक फैल जाती है। तो समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो अधिक लंबी हो जाती है, अधिक विस्तृत हो जाती है। बिंदु नंबर 5, इससे काले धन का अंबार लगता है, काला धन एकत्रित हो जाता है। इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन जाती है। काले धन का अंबार होता है, काला धन है वो इकट्ठा होता रहता है, ब्लैक मनी है उसको बढ़ावा मिलता है। ब्लैक मनी है वो राजनेताओं, ठेकेदारों के पास, मुनाफाखोरों के पास, कमीशन खोरों के पास, नौकरशाही के पास एकत्रित होती है। और जब भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा जब इन पर रेड डाली जाती है तो करोड़ों रुपए केस में मिलते हैं।
तो काले धन पर अंबार लगता है और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था वो एक तरीके से पंगु हो जाती है, एक तरीके से गुलाम बन जाती है। छठा पॉइंट, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। बेरोजगारी है वो एक तरीके से घर कर जाती है, क्योंकि सार्वजनिक कार्यों में जो लोगों को रोजगार मिलना है वो कार्य तो केवल कागजों पर होकर रह जाती है। इसलिए मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग वो बेकार हो जाता है, वो अपनी श्रम शक्ति का कोई उपयोग नहीं कर पाता, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। तो भ्रष्टाचार के कारण जो कार्य 5 आदमी या 10 आदमी करने होते हैं वो कार्य केवल कंप्यूटर से या कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को रोजगार मिलना है उन लोगों को रोजगार है वो नहीं मिल पाता है। सातवां बिंदु क्या है, आम आदमी का सरकारी तंत्र पर विश्वास घटता है। आम आदमी है उसका सरकारी तंत्र पर विश्वास घटता है, आम आदमी है वो सरकार पर विश्वास नहीं करता। इससे क्या होता है, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए विचार है, जो जनता से जुड़ी हुई सोच है, उसके कारण लोगों में असंतोष पनपता है। लोग है वो उनमें असंतोष की भावना, कुंठा की भावना, विद्वेष की भावना वो फैलती है। तो आम आदमी का सरकारी तंत्र से आम आदमी ये सामान्य विश्वास करता है कि नौकरशाही है या अफसरशाही है वो भ्रष्ट है और बिना रिश्वत, बिना कमीशन दिए काम नहीं होता। तो लोगों के मन में ये धारणा घर कर चुकी है कि जो नौकरशाही है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार का सहारा लेती है। अब जब उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पनपता है तो उच्च स्तर से भ्रष्टाचार निचले स्तर पर आता है। निचले स्तर के कर्मचारी वो निकम्मे हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं। इस प्रकार उच्च स्तर पर पड़ने वाला भ्रष्टाचार वो निचले स्तर के कर्मचारियों को निठल्ला कर देता है, कामचोर बना देता है और वो काम न करने के बहाने बनाते हैं। तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, जिसके अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं वो सारे के सारे, ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के प्रति आम जनता की धारणा क्या है कि सरकारी कर्मचारी है वो भ्रष्ट होते हैं, लालची होते हैं, कामचोर होते हैं, निकम्मे होते हैं, काम को टालने में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार उच्च स्तर पर पनपने वाला भ्रष्टाचार है वो निचले स्तर के कर्मचारियों को निकम्मा, निठल्ला, कामचोर, बेरोजगार या एक तरीके से निकम्मा बना देता है। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन। मेजर टू कंट्रोल करप्शन, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रिया में गतिविधि को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। लोगों के अधिकार होना चाहिए कि वो सरकारी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कौन सी सरकारी गतिविधि चल रही है, उसे जानने का उन्हें पूर्ण अधिकार होना चाहिए। नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रिया को जानने, समझने, गतिविधियां समझने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत नागरिकों को, आरटीआई ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित हुआ था, इसके तहत लोगों को सरकारी विभागों में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकारी विभागों में कौन सी योजना चल रही है, उन गतिविधियों को जानने समझने का अधिकार होना चाहिए। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार या सूचना पाने का अधिकार के तहत नागरिकों को सरकारी प्रक्रिया, सरकारी निर्णय प्रक्रिया, सरकारी क्षेत्र में क्या हो रहा है, सरकारी क्षेत्र में कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, सरकारी क्षेत्र में कौन कौन सी योजना चल रही है, कौन से विभागीय काम हो रहे हैं, उनको जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जनता को भी ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकारी प्रक्रिया है, गतिविधियाँ हैं, वो कैसी संचालित हो रही है, कहीं उनमें भ्रष्टाचार तो नहीं पाया जा रहा है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी, तो कोई भी आम नागरिक है वो सरकारी क्षेत्र के द्वारा, सरकारी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के बारे में आरटीआई के द्वारा एक पत्र लगाकर आरटीआई के बारे में या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा सरकारी विभागों से संबंधित सूचना है वो प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के द्वारा, यदि कोई दोषी पाया जाता है
तो दोषी जाए पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता है। इसका उदाहरण हमें लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के नेता के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें भ्रष्टाचार के कई मुकदमों में कई सालों की सजा है, वो 14 से लेकर 16 सालों तक की सजा है वो हो चुकी है और रांची जेल में अपना जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो दोषी पाए जाने यदि कोई व्यक्ति है, तो यदि सरकारी व्यवस्था के तहत यदि उसने भ्रष्टाचार किया है, तो ऐसे व्यक्ति की मेरे तरफ से ये सुझाव होना चाहिए कि उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेना चाहिए, संपत्ति को सरकार को एक तरीके से जब्त कर लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। सरकारी निर्णय वो गोपनीय नहीं होने चाहिए, सभी निर्णय वो साफ होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए। तो सरकारी निर्णय में कम से कम पारदर्शी, कम से कम गोपनीयता हो और अधिकांश मामले है वो पारदर्शी रहे। तो सरकारी निर्णय में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए, लुका छिपी या गोपनीयता का कोई खेल नहीं होना चाहिए। अधिकांश मामले वो पारदर्शी हो, स्पष्ट हो, साफ हो, उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं हो। यदि भ्रष्ट लोक सेवक है तो गलत तरीके से अर्जित की गई जो संपत्ति है उसको सरकार के द्वारा, यदि लोक सेवक है, नेता है, नौकरशाही है, लाल फीताशाही है, उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, ऐसे संपत्ति को सरकार को क्या करना चाहिए, तुरंत जब्त कर लेना चाहिए। तो लोक सेवकों की गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो लोक सेवकों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, ऐसी संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लेना चाहिए। तो भ्रष्ट लोक सेवकों के द्वारा जो भी संपत्ति है गलत तरीके से नौकरशाहों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, अफसरों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, टेंडर वालों के द्वारा जो संपत्ति जब्त की गई है, उस संपत्ति पर कठोर कार्रवाई करते हुए उसे कुर्क कर लेना चाहिए, सरकार को अपने अधिकार में लेना चाहिए। उच्च स्तर पर किए जाने वाले निर्णय तुरंत निचले स्तर पर या नीचे तक पहुंचने चाहिए। उच्च स्तर पर जो निर्णय किए गए हैं वो नीचे तक पहुंचने या निचले अधिकारियों तक पहुंचने में समय ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये निर्णय अगर त्वरित गति से अगर अधीनस्थ अधिकारियों तक पहुंच जाए तो भ्रष्टाचार की संभावना कम रहती है। सार्वजनिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले जो सार्वजनिक महत्व के पद हैं, उन पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। बेनामी सौदा निषेध अधिनियम, बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, जिसके तहत उनकी बेनामी संपत्ति जो बिना किसी नाम की ऐसी संपत्ति को सरकार को निषेध कर देना चाहिए, कुर्क कर देना चाहिए, जब्त कर देना चाहिए, अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उसे पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहिए। राजनीतिक दल है, चाहे जितने भी लोकतांत्रिक हम राष्ट्रीय दल कहें या क्षेत्रीय दल कहें, उनको जो चंदा मिलता है बेटा, उस चंदे में वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो जो चंदा मिलता है उसकी बाकायदा रसीद होनी चाहिए, किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने, किस निगम ने, किस व्यापारिक समूह ने कितना कितना चंदा दिया है। वो चंदा है वो पूर्ण रूप से उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो मिलने वाला चंदा है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, उसके द्वारा उसकी जांच पड़ताल के द्वारा उसका पता लगाया जाना चाहिए कि चंदा कहाँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। सब कुछ कंप्यूटराइज होना चाहिए, जिसके द्वारा मिलने वाले राजनीतिक दलों को, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, उनको मिलने वाले चंदे की जांच है लोगों के सामने रहनी चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन सा दल ने कितना चंदा लिया है। विमुद्रीकरण, जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन या समय समय पर विमुद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा काला धन बाहर लाया जाना चाहिए। विमुद्रीकरण जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी, विमुद्रीकरण प्रक्रिया के द्वैत
जो पुराने नोट हैं उन्हें प्रचलन से या चलन से हटाया जाना चाहिए और उसके स्थान पर नई मुद्रा है वो चलन में लाई जानी चाहिए। इससे जो यदि राजनेताओं ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, ठेकेदारों ने, टेंडर वालों ने, नौकरशाहों ने यदि गलत धन, काला धन एकत्रित भी किया है तो वो काला धन केवल और केवल नोटों का ढेर बनकर रह जाए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो ये विमुद्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा काला धन है वो बाहर लाया जाना चाहिए, जिसका कदम है वो मोदी सरकार ने पिछली बार उठाया था। भ्रष्टाचार पर विमुद्रीकरण का प्रभाव, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काला धन, नकली नोट, इनको निष्प्रभावी करने के लिए आपको पता है भ्रष्टाचार की रोकथाम और भारत के विभिन्न भागों में नकली नोट जो पाकिस्तान के द्वारा जारी किए जाते हैं उसको निष्प्रभावी करने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 8 नवंबर को 2016 को 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। तो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण कर दिया, यानी इनको चलन से बाहर कर दिया। इस निर्णय का उद्देश्य क्या था? इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? काले धन का पता लगाना, काले धन का स्रोत है उसका पता लगाना, काले धन को रुपयों के ढेर में बदल देना या कागजों के ढेर में बदल देना, भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि भ्रष्टाचार है वो ज़्यादा फैलता है नकद नोट के रूप में। आतंकवाद को पोषण करने वाली नकली मुद्रा को निष्प्रभावी बनाना। अब आतंकवाद है उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए भी नकली मुद्रा का प्रचलन किस प्रकार रुके, किस प्रकार नकली मुद्रा है वो या फिर नोट है उसका प्रयोग है वो आतंकवाद को प्रोत्साहित, पल्लवित, प्रफुल्लित करने के लिए आतंकवाद का प्रयोग किया जाता है। तो डीमोनेटाइजेशन के द्वारा डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण के द्वारा आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो चुनाव में काले धन का प्रयोग होता है वो बंद करना, यह भी शामिल है। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में काले धन की सफाई अभियान के रूप में जाना जाता है। तो यह निर्णय मोदी सरकार का जो यह निर्णय है वो काले धन की सफाई के लिए, काले धन को जो काला धन है उसको कागजों के ढेर में बदलने के लिए किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन को बाहर निकाला जा सके। नकली मुद्रा, नकली नोट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की पहल की गई थी। भारत में जो डीमोनेटाइजेशन है बेटा, भारत में लोग हैं वो अधिकांश लेन देन क्या करते हैं? नगद में करते हैं। भारत के अधिकांश लोग हैं वो जितना भी लेन देन करते हैं वो नगद रोकड़े में करते हैं। इस प्रकृति का समाज कंटकों और काला धन अर्जित करने वालों के दुरुपयोग किया जाने लगा। तो इस प्रवृत्ति से क्या हुआ है, जो समाज कंटक हैं, जो असामाजिक तत्व हैं और काला धन अर्जित करने वाले नेता, राजनेता, ठेकेदार, नौकरशाही, लाल फीताशाही, उसके द्वारा दुरुपयोग किया जाने लगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बना दिया, खोखला बना दिया। बेहिसाब नकली मुद्रा है वो पाकिस्तान से छप छप कर भारत में आने लग गई थी। 500 के और 1000 के नोट थे वो बेटा नकली छपने लग गए थे। तो बेहिसाब काले धन को प्रवासी एक समानांतर, एक समकालीन अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई थी, जिससे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को, विकास को दोनों अवरुद्ध होने लग गया था। तो विमुद्रीकरण से क्या हुआ, एक तरफ तो काले धन की समस्या पर लगाम लगेगी और दूसरी ओर भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो फंडिंग से चलती है। अधिकांश नकली मुद्रा की सहायता से देश के कोने कोने में आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो की जाती है। तो डीमोनेटाइजेशन के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा समाज कंटक है वो काला धन अर्जित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाने लगा और अकूत मात्रा में काला धन है वो नकली मुद्रा है या काला धन है वो राजनेताओं के द्वारा, नौकरशाही के द्वारा, लाल फीताशाही के द्वारा, अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एकत्रित की जाने लगी, ठेकेदारों के द्वारा, समाज कंटकों के द्वारा इकट्ठी की जाने लगी। तो इस पर रोक लगाने के लिए, प्रभावी रोक लगाने के लिए, आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो रही थी, उस पर रोक लगाने के सरकार ने विमुद्रीकरण का प्रयास किया था, जिसके तहत जो काला धन है, जो लोगों के पास काला धन जमा किया गया है, जो लाखों करोड़ों के रूप में, रुपयों के रूप में है, उसे बाहर लाया जा सके और काला धन पर रोक लगाई जा सके।
तो इस प्रकार बेटा ये आज का आपका अध्याय ये समाप्त होता है। ये आपको लिखना है बेटा, वो याद करना है, इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, सारे प्रश्न उत्तर करने बेटा, इसके छोटे वाले लघुत्तरात्मक होते लघुत्तरात्मक करने, ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।